कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है हमारा ऑफर। ऑफरर कौन होता है? ऑफरर इज वन हु मेक्स द ऑफर। ठीक है, कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ, तुमसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, या तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति ने आपको कोई चीज प्रॉमिस करी, जब वो व्यक्ति ही नहीं बचा, जब उसकी डेथ कॉज हो गई या वो इनसेन हो गया, यानी कि वो पागल हो गया, उससे भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो आपका ऑफर है इट विल स्टैंड रिवोक्ड। ए को उसने ये लेटर भेजा बट उसको एक्चुअली ये खरीदना था ये सेकंड से, तो बाय मिस्टेक जो लेटर देने गया, जो मैसेज देने गया, उस व्यक्ति को भी कंफ्यूजन हो गई। उसने ये लेटर इंस्टेड ऑफ गिविंग टू 2 he gave the letter to 1. So hello lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope you all are doing absolutely fine and ready to begin with this amazing session. तो सबसे पहले हम क्विक रिकैप देख लेते हैं, कल हमने क्या क्या चीजें कवर की थी। तो जी कल हमने बात की थी कि व्हाई डू वी नीड कॉन्ट्रैक्ट, कि हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉज की जरूरत क्या है, क्यों हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉज के बेसिक्स तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है उसकी हमने 3 स्टेजेस पढ़ी थी। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है हमने वो समझा था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिसमें हमने कौन कौन से टाइप्स की बात की थी। वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अलावा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम कल वाली क्लास की कंटिन्यूएशन में ही ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ऑफर, और यहाँ पर ऑफर के बाद यहाँ आ जाएगा एक्सेप्टेंस। तो देन वी विल हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स, और ऑफर्स के साथ साथ हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स भी कवर करेंगे। मैंने आप सभी से पूछा था व्हाट इज एग्जीक्यूटरी एंड व्हाट इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड, इसका मतलब बताओ। हाँ जी, सो वुड यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? What is difference between executed and executed contract? Yes, ma'am. Ma'am, executed contract is a legally binding contract that has been fully performed by both the parties. Yeah. Which means that, ma'am, if one party does not hold up their end of the contract, then the other party can go to the court. Yes. Executory contract is a contract that has yet not been fully performed or fully executed, and still have some important performances remaining. Absolutely correct. इसको हम थोड़ा सा और simplified version में समझेंगे so that the other students are also able to understand. That's a good attempt, Ananya. चलो, let's continue with the class then. हाँ जी. So executory contract, what does it mean? Executory contract means which is where a part of the contract is yet to be performed. हाँ जी. Can any one of you give me an example of an executory contract? मैम लाइक हमारे जो कक्षा बैच है उसकी एग्जांपल लेते हैं। उसके पेमेंट के 2 मोड्स हैं, ईएमआई भी है और वन टाइम पेमेंट भी है। जब हम ईएमआई पे कर रहे हैं तो हम एक टाइम पे थोड़ा अमाउंट पे कर रहे हैं, सो कुछ पार्ट जो है वो बच जाएगा, सो इट्स लाइक एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। अरे वाह, वेरी वेल डन। That is how you should learn about the concept of contracts. क्योंकि कल की क्लास में भी हमने यही पढ़ा था कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, we have to relate to our day to day life. और मनप्रीत ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अपने डे टू डे लाइफ यानी कि क्लैट कक्षा से रिलेट करके बताया। वेरी गुड। हाँ जी। सो इफ वी टॉक अबाउट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स हियर, सो व्हाट हैपेंड इन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स? सपोज ए एंड बी, they enter into a contract. A is delivering his house and in return यहाँ पर ये अपना ये छोटा सा प्यारा सा घर B को दे रहा है। ठीक है, so don't mind my drawing please. B in return is going to give him rupees 1 crore. ठीक है, but what happens here? जिस दिन इनका वो अग्रीमेंट बनता है, परचेज अग्रीमेंट बनता है, half of the payment यानी कि 50 lakh was given by B to A on that day and rest of the amount was supposed to be given जिस दिन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, जिस दिन रजिस्ट्री होगी, उस दिन उसको बाकी के 50 लाख रुपए देने। ठीक है, अब तो when will the contract be completed? जब उसको फाइनल अमाउंट मिल जाएगी यानी कि रजिस्ट्री वाले दिन। इससे पहले हम क्या कह सकते हैं? इट वॉज जस्ट एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि द कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट येट कंप्लीट अप टिल दिस स्टेज। तो कॉन्ट्रैक्ट कहां आकर कंप्लीट हुआ? ऑन विच स्टेज डिड इट बिकम कंप्लीट? ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेज। नाउ व्हाट डज लीगल रिलेशनशिप मीन्स? विद लीगल रिलेशनशिप का मतलब है कि जहां दोनों पार्टी
सिर्फ अपनी मॉरल ड्यूटी फुलफिल कर रही है या फ्रेंड होने के नाते आपकी कोई मदद कर रहा है, बट वो हमेशा वो जो वो आपकी मदद कर रहा है वो लाइफ लॉन्ग करने के लिए बाउंड नहीं होना चाहता। वो इतने कर रहा है जितना वो कंफर्टेबल है। अब आपका फ्रेंड आपको फाइनेंशियली कुछ समय के लिए सपोर्ट कर रहा है तो बाद में आप उसके घर जाके नहीं बैठ सकते, यार तू तो मेरी इतने दिन से मदद कर रहा था, तू करता रहे आगे भी, और क्योंकि तू मेरे इतने दिन से मदद कर रहा था तो तेरे मेरे बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, नहीं, क्योंकि ही वॉज जस्ट डूइंग समथिंग आउट ऑफ फ्रेंडशिप और ओनली आउट ऑफ सम मॉरल ऑब्लिगेशन। वहां पर आपका और उसका कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं है। गौरी का डाउट है कैन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बी टेकन एक्शन अपॉन? हाँ, बिकॉज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जहां जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप शॉपकीपर से कुछ कपड़े लेकर आ जाते हैं कि इतने दिन में अगर मैंने तुम्हारे कपड़े रिटर्न नहीं किए तो मान लेना मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंड देन आई विल मेक द पेमेंट, ठीक है, अंडरस्टूड। तो जिस दिन इम्प्लाइडली जिस दिन उसको रिटर्न करने थे वो कपड़े, उस दिन तक उसने नहीं रिटर्न करे तो क्या अज्यूम कर लिया जाएगा? इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। आपने उसको पेमेंट कर दिया, इन रिटर्न उसने आपको कपड़े डिलीवर कर दिए, तो इट विल बिकम अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? What happens in a void contract? When the contract is formed, it is a perfectly valid contract. But because of some external factors, which is not in the hands of the parties, it becomes impossible to perform that contract. इसलिए वो valid contract becomes a void contract. ठीक है? I hope void ab initio सबको समझ में आ गया है। अनन्या, injunction का मतलब होता है to restrain someone from doing something. ठीक है, सपोज आपने और मैंने इसी में, अगर हम इसी यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने बताया है ए और बी की बात करें तो इसमें आधी पेमेंट बी जो है वो ए को कर चुका है, 50 लाख रुपए दे चुका है। अब ए क्या सोचता है, मैं अपना ये घर जो है सी को बेच देता हूँ। अब ऑफ कोर्स बी को नुकसान होगा, तो बी क्या है, ए के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट को कहेगा कि आप ए के अगेंस्ट इंजंक्शन का ऑर्डर जारी कीजिए कि वो अब ये प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर ना करे। सो इंजंक्शन मीन्स टू स्टॉप सम पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग और टू कंपेल हिम टू डू समथिंग। इट कैन बी ईदर वेज। एनफोर्समेंट, अनन्या एनफोर्समेंट का क्या मतलब है? अब इसी केस की अगर हम फिर से इसी केस पे आ जाते हैं, या सपोज हमने आपका और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, आपने OLX पे एक एड डाली हुई थी कि मैं तुमसे ये गाड़ी खरीदना चाहती हूँ और तुमने अपनी एडवर्टीजमेंट में लिखा था कि तुम 5 लाख में वो गाड़ी सेल कर रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैंने तुमसे वो गाड़ी खरीद ली। अब तुमने उसमें ये लिखा था ये गाड़ी 2 साल पुरानी है, ये गाड़ी 50,000 किलोमीटर चली है, इस गाड़ी की इतनी एवरेज है, बट जब वो गाड़ी मैंने चलाई तो मुझे पता चला ये 50,000 नहीं, ये तो 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। अब एनफोर्समेंट क्या है? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ, इसे कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की प्रोविजंस हैं मैं उनको आपके अगेंस्ट एनफोर्स कर सकती हूँ। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब है जहां पर आपके कॉन्ट्रैक्ट का या तो ऑब्जेक्ट लॉ अनलॉफुल, यानी कि आप मर्डर की सुपारी दे रहे हो किसी को, वो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, या आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है। कंसिडरेशन मतलब तो मुझे अपना घर रेंट पे दे दो, बदले में मैं क्या यहाँ से जितने भी इलीगल वेपन्स या इलीगल ड्रग्स सेल करूंगा उसमें से जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उससे मैं तुम्हारा रेंट पे कर दूंगा, या तुम्हें मैं इलीगल ड्रग्स सप्लाई करता रहूंगा। Simply, if I am giving my house on rent to someone and in return I am accepting some illegal means as consideration कि तुम मुझे या तो illegal weapon सप्लाई कर दो या तुम मुझे ड्रग सप्लाई कर दो जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं, तो उन सब केसेस में हम उनको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। सो इसको यहां से रब कर देते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सिंपली मींस व्हिच हैज बीन कंप्लीटली फुलफिल्ड। अब इसी केस को जो भी हमने यहां समझा, इसी को एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में समझते हैं। हाँ जी, क्या कोई आप में से बताना चाहेगा कि ये जो सेम एग्जाम्पल हमने देखा, व्हेन इट विल बिकम एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? अब जहां पर इस स्टेज तक तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अभी उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों पार्टीज ने अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की। A contract becomes an executed contract when both the parties have fulfilled their part of the contract. तो यहाँ पर जब B A को फुल पेमेंट कर देगा 1 करोड़ रुपए की और A इसको घर डिलीवर कर देगा, इसकी पोजेशन डिलीवर कर देगा, then it will become an executed contract. तो ऑफर क्या होता है? ऑफर इज द फर्स्ट स्टेप, इट इज द फर्स्ट स्टेप in formation
ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है हमारा ऑफर। अब ऑफर की कुछ एसेंशियल टर्म्स या हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ऑफर से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हमें बताता है कि कब हम एक ऑफर को वैलिड ऑफर मानेंगे, उसके बारे में उसकी डिटेल्स हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी मेड बाय वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। अगर मैं खुद को इस शीशे के सामने खड़ी होकर कुछ बातें कहे जा रही हूँ, मैं अपना ये घर उसको बेच दूंगी, इतने रुपए में बेच दूंगी, क्या ये ऑफर है? नो, बिकॉज इट हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। सो इट शुड बी मेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। ऑफर हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। इट शुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। विलिंगनेस टू डू समथिंग मतलब मैं आपके लिए कुछ कर दूंगी, मैं आप मेरा घर सेल कर दूंगी, मेरी बाइक सेल कर दूंगी, मे बी आई विल प्रोवाइड यू सम सर्विसेज, मे बी आई, जैसे मैं टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, दिस मे बी एन ऑफरिंग फॉर यू। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सटेन क्या होता है? एब्सटेन मतलब रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन क्या होता है? सपोज मैं कह रही हूं मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ बिजनेस करना है और मैं तुम्हें ये ऑफर करती हूँ कि मैं अपना बिजनेस जो है इस कंपनी की ब्रांच है तुम्हारे कंपटीशन में नहीं शुरू करूंगी, मैं किसी दूसरी सिटी में कर लूंगी, बट तुम मुझे फ्रेंचाइजी दे दो। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी दे दो। या अगर आप लोगों ने गुडविल का कॉन्सेप्ट सुना हो कि अगर मैंने किसी कंपनी की गुडविल खरीदी है तो मैं कहूंगी कि ठीक है मैं गुडविल तुम्हारी लेना चाहती हूँ, आई वांट टू मेक यू एन ऑफर कि मैं इतने रुपए में तुम्हारी गुडविल परचेज कर लूंगी कंपनी की, और I will refrain from doing the same kind of business. हाँ जी, next we have it is made to obtain the assent of the other individual. यानी कि सामने वाले व्यक्ति से सहमति, उसकी विलिंगनेस लेने के लिए मैं ये ऑफर उसे प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं चाहती हूं कि जो मैं ऑफर प्रेजेंट करूं वो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर ले। दिस इज द पर्पस ऑफ माई ऑफर। ठीक है, अब कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं कि जब भी एक ऑफर को अगर हमें वैलिड ऑफर कन्वर्ट करना है तो क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें इम्बाइब्ड होनी चाहिए। सबसे पहला, एन ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, एन ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस तो हम सभी ने कल ही किया था। बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस हमने कल किया था कि जब भी एक ऑफर आप किसी को करते हो तो उस ऑफर में अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं है, जैसे बेल्फर वर्सेस बेल्फर में हुआ था। या जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे फादर और सन, ये सेम एग्जाम्पल हमने कल किया था कि आपके फादर आपको कहते हैं बेटा तुम एनएलयू में एडमिशन ले लो, तो यहां पर जब फादर ऐसा ऑफर करता है अपने सन को, इज इट अ ऑफर विच विल क्रिएट लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज? नो, बिकॉज यहां पर द रिलेशनशिप इज सच, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, और यहां पर क्या था? सो दैट इज व्हाट बेल्फर वर्सेस बेल्फर स्टेटेड कि जहां कहीं भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है होना। ठीक है, certainty of offer to constitute a lawful offer. The terms of the offer must be definite and not vague. Certainty of offer. Certainty का क्या मतलब है? Suppose मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें मैं अलग अलग तरह के ऑयल प्रोड्यूस करती हूँ। सपोज कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, सिनेमन का ऑयल है, वेराइटी ऑफ ऑयल्स आई एम प्रोड्यूसिंग। और अब मैं बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हूँ और मैं बी को कहती हूँ कि हर महीने आई विल सप्लाई यू any of the oils that I am producing and in return you pay me this much amount for 1 liter of oil. अब यहाँ पर is it a valid offer? आप लोग बताओ, क्या ये एक वैलिड ऑफर है जहां पर मैं किसी को कहती हूँ कि मैं तुम्हें इनमें से कोई सा भी ऑयल प्रोवाइड कर दूंगी बट इन रिटर्न तुम्हें मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे? तो क्या यहाँ पर एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट या लीगली बाइंडिंग जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट होगा यहाँ पर? बताइए। So Viraj, in this case, it will not create a binding contract. Why it will not create binding contract? Because there is no certainty of offer. There is absolute vagueness. आपके ऑफर में कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप कौन सा ऑयल उसे सप्लाई करोगे। आपके ऑफर में एम्बिग्विटी है, आपके ऑफर में कंफ्यूजन है। तो कहीं पर भी ऑफर में क्लैरिटी नहीं है, जहां कहीं भी ऑफर में सर्टेनिटी नहीं है, उसे फिर हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर और उससे कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा। दी एग्जाम्पल, आसिन ने भी सही बताया, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। इसका एग्जाम्पल है, ए अग्रीज टू सेल हिज बाइक फॉर रुपीज
20,000 or 30,000. There should be a certain price. Abatement of intention is not an offer. अब यहाँ पर आपने कहा यार मेरी बाइक है, या तो मैं इसे तुम्हें 20,000 रुपए में दे दूंगा या 30,000 रुपए में दे दूंगा, क्या ये एक वैलिड ऑफर है? नो, बिकॉज यहाँ पर कोई सर्टेनिटी नहीं है आपके ऑफर में। तो जब तक ऑफर्स, क्योंकि ऑफर ही को बनाने की शुरुआत है, तो जहां आपके शुरुआत में ही क्लैरिटी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड और एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर कल को इसी चीज को लेके लिटिगेशन बढ़ जाएगी, केसेस बढ़ जाएंगे, डिस्प्यूट्स बढ़ जाएंगे पार्टी में कि तुमने तो तब नहीं बताया था। तो इसलिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है पहले ही क्लियर कर देता है कि जब भी कोई चीज ऑफर की जाती है, ऑफर दिया जाता है किसी को, वो कंप्लीटली क्लियर और कंप्लीटली डेफिनेट ऑफर होना चाहिए, उसमें कुछ भी वेगनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। Mere supply of information does not amount to an offer. Where an individual supplies information to another or merely invites another to make an offer, he cannot be said to make an offer himself. इसका केस है हार्वे वर्सेस फेसी। इसको हम बम्पर बॉल पेन केस भी कहते हैं। अभी मैं इसके फैक्ट्स बताती हूँ आपको। बम्पर बॉल पेन केस। अब यहां पर क्या है, देर आर टू पीपल। चलो, आसिन एंड अनन्या आर द लास्ट नेम्स दैट आई रेड। आसिन एंड अनन्या। अनन्या के पास एक ब्यूटीफुल सा पेन है, ठीक है, बहुत ही उसके मतलब दादा परदादा के जमाने का पेन है, जो बहुत ही सुंदर है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आसिन को भी शौक है पेन रखने का। आसिन ने अनन्या को एक लेटर भेजा और उस लेटर में उसने अनन्या से पूछा कि मैं तुमसे तुम्हारा पेन खरीदना चाहता हूं, तुम इसका क्या बेस्ट प्राइस ऑफर कर सकती हो। ठीक है, लेटर में उसने क्या पूछा, व्हाट विल बी द बेस्ट प्राइस शी कैन ऑफर फॉर पेन, बेस्ट प्राइस फॉर पेन। अब अनन्या इस लेटर का रिप्लाई करती है और वो कहती है कि इसको मैं सेल कर दूंगी सपोज ₹10,000 में। अब आसिम कहता है ठीक है, चलो मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर और अब एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में, क्योंकि तुमने मुझे ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अनन्या कहती है कि ये तो मैंने तुम्हें ऑफर किया ही नहीं, मैंने तुम्हें कोई ऑफर नहीं भेजा, तुमने मुझसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन सप्लाई करी है। Nowhere did I tell you that I want to sell my pen. I was just supplying you information. So यहाँ पर यही लिखा है, a mere supply of information does not amount to an offer. अब अनन्या यहीं पर लेटर में अगर लिख देती I want to sell you my pen for ₹10,000, फिर ये एक वैलिड ऑफर होता, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी विलिंगनेस दिखा रही है टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जहां पर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इट विल नॉट बी काउंटेड एज और इट विल नॉट बिकम अ वैलिड ऑफर। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। Only when an offer is communicated to the offeree it becomes effective. लालमन वर्सेस गौरी दत्त। यानी कि एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एक होता है ऑफरर जो ऑफर मेक करता है, दूसरा होता है ऑफरी। ऑफरर कौन होता है? ऑफरर इज वन हु मेक्स द ऑफर। ठीक है, कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूं, तुमसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं या तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं। ऑफरी कौन होता है? द वन हु एक्सेप्ट्स द ऑफर। ठीक है, तुमने मुझे ऑफर किया, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब ये फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ओनली व्हेन एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी इट बिकम्स इफेक्टिव। अब इस केस की मदद से समझते हैं इसको। लालमन का नेफ्यू जो है, दिस पर्सन लालमन, इसका नेफ्यू गुम हो जाता है, नेफ्यू लॉस्ट। फिर वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालता है कि जो भी कोई मेरे नेफ्यू को लाएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। बट इस एडवर्टीजमेंट के निकालने से पहले इस लालमन का जो सर्वेंट है गौरी दत्त, वो जो है इसके जो नेफ्यू है उसको ढूंढ के ले आता है। ठीक है, उसको एडवर्टीजमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सो एडवर्टीजमेंट वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम, ही हैड नो नॉलेज अबाउट द एडवर्टीजमेंट एट ऑल, है ना। हम यहाँ पर कह सकते हैं देयर ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम। ठीक है, अब जब वो इसके नेफ्यू को ले आया, सर्वेंट जो है वो नेफ्यू को ले आता है। ऑलराइट, अब सर्वेंट कहता है कि तुमने मेरे पीछे से जो एडवर्टीजमेंट निकाली कि जो भी मेरे नेफ्यू को लेके आएगा मैं उसे कुछ पैसे दूंगा, अब क्योंकि मैं तुम्हारे नेफ्यू को ले आया, अब वो पैसे तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। अब क्या ये बाइंडिंग है? लालमन पर बाइंडिंग है कि उसे ये पैसे सर्वेंट को देने पड़ेंगे? आपका क्या इसमें ओपिनियन है, बताइए। मैम आंसर विल बी नो, बिकॉज मैम वो बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं था
उस ऑफर से, तो Yeah. उसके पहले उसने उसकी जब डिमांड पूरी कर दी बिना ऑफर के, तो उसको जरूरत नहीं है उसको देने की। Yes. So how do we say it that offer was not communicated to him? Because what is written in the fourth point, only when an offer is communicated to the offeree it becomes effective. ऑफरी कौन है? जो एक्सेप्ट करने वाला है। और यहाँ पर कौन कह रहा है? गौरी दत्त कह रहा है कि मैं एक्सेप्ट करने वाला हूं, मैं ऑफरी हूं। बट यहाँ पर लालबन क्या उसको एक्सक्यूज देगा या क्या डिफेंस देगा कि ये ऑफर तो तुम तक पहुंचा ही नहीं, ये तो तुम्हें कम्युनिकेट ही नहीं किया गया, तो हाउ कैन यू से यू हैव एक्सेप्टेड इट? ऑलराइट, अंडरस्टूड। तो Yes. आपका आंसर बिल्कुल सही है। टाइप्स ऑफ ऑफर। अब टाइप्स ऑफ ऑफर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, होमवर्क की बात आ गई, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? बताओ चलो जल्दी से। I'm inviting someone to make an offer by providing information about the product, like you said in newspaper advertisement about, like, I have given information about a certain product and I invited people to make offer to me. या सो इनविटेशन टू ऑफर का एक्सप्लेनेशन इन शब्दों में ही है, दैट आई एम इनवाइटिंग पीपल टू कम एंड मेक ऑफर। चलो जी, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ ऑफर। हाँ, गौरी ने बताया काउंटर ऑफर होता है नेगोशिएशन, अभी हम वन बाय वन कवर करते हैं। सो टाइप्स ऑफ ऑफर में सबसे पहला तो है जनरल ऑफर, दूसरा है स्पेसिफिक ऑफर। सो अ स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। An offer need not be made to a certain person, but it must be accepted by a certain person to convert it into a contract. Specific offer मतलब आपने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऑफर किया। जैसे मैं OLX पे ऑफर कर रही हूँ, सबसे OLX पे मैंने एक ऐड डाल दी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इतने रुपए में सेल करना चाहती हूँ, अपनी बाइक इतने रुपए में सेल करना चाहती हूँ, अपना मोबाइल फोन, अपना फर्नीचर सेल करना चाहती हूँ। तो वो क्या है? वो एक स्पेसिफिक ऑफर है या वो एक जनरल ऑफर है? पहले ये बताओ। जनरल ऑफर, वेरी वेल डन, बिकॉज इट इज मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज। OLX ऐप पे जितने भी लोग देख पा रहे होंगे वो सब एक तरीके से क्या है, उन सभी को मैंने ये ऑफर मेक किया है। दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। और वही स्पेसिफिक ऑफर क्या है? वेयर आई मेक एन ऑफर टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जहां पर मैं अपने पड़ोसी को कहती हूँ कि ये जो तुम्हारे सामने घर के लैंड है, मैं ये खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं एक इंडिविजुअल को जाके ऑफर कर रही हूँ। वो क्या है? एक स्पेसिफिक ऑफर है। So these are two completely different terminologies to different concept. General offer में offer is made to the world at large. Specific में एक व्यक्ति को ये ऑफर करते हो। अब इसमें कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, ये आपका जनरल ऑफर का केस। अब हम देखेंगे जनरल ऑफर से कैसे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। इस केस में क्या हुआ, जो ये कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी है, इसने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला कि हमारी ये जो मेडिसिन है, जो भी व्यक्ति कंज्यूम करेगा उसको टाइफाइड नहीं होगा। उसमें उन्होंने कुछ डायरेक्शंस बताई कि दिन में 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, पहले लेनी है। वो सारी डायरेक्शंस उन्होंने उस न्यूज़पेपर में बता दी। अब एक व्यक्ति है कार्लाइल, उसने ये पूरी डायरेक्शंस फॉलो करके ये दवाई ली, उसको फिर भी टाइफाइड हो गया। अब ये कार्लाइल जो है इसके अगेंस्ट एक्शन लेने पहुंच गया। ये कहता है कि तुमने न्यूज़पेपर में ऑफर किया था, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके जो जो तुमने कंडीशंस बताई थी वो मैंने फॉलो कर ली, इसलिए तुम्हारे बीच और मेरे बीच एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है। अब कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, वो तो अपनी लायबिलिटी से बचना चाहेगा, वो कहेगा कि मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली कोई ऑफर नहीं किया। तो कोर्ट ने फिर ये जनरल ऑफर का कॉन्सेप्ट वहां पर डिस्कस किया था कि जहां पर कोई भी एक कंपनी कोई न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट निकालती है, इट विल बी डीम्ड टू बी एन ऑफर, और उस ऑफर को जब कोई सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, उसको फिर कोई इंजरी होती है, कोई नुकसान होता है, तो इस कंपनी को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है। सो जनरल ऑफर से भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। क्रॉस ऑफर्स की बात करें, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑफर वी हैव विद अस इज क्रॉस ऑफर्स, where two parties make identical offers to each other in ignorance of each other's offer. The offers are known as cross offers. Cross offers do not constitute acceptance of one's offer by the other, such there is no completed agreement. यहां पर X और Y दो लोग हैं, ठीक है। X के पास एक होंडा सिटी है और इसके पास क्रेटा है, ठीक है। दो बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। इसको होंडा सिटी चलाने में मजा नहीं आ रहा, इसको क्रेटा चलाने में मजा नहीं आ रहा, तो एक्स सोचता है मैं होंडा सिटी दे के इसको क्रेटा ले लेता हूं।
वाई सोचता है मैं क्रेटा देके होंडा सिटी ले लेता हूं। दोनों के ऑफर तो एक तरीके से सेम ही है। अब ये क्या है, दोनों के आइडेंटिकल ऑफर्स हो गए। तो एट द सेम टाइम व्हेन बोथ द पार्टीज आर मेकिंग द सेम ऑफर्स टू ईच अदर, दे आर नोन एज क्रॉस ऑफर्स। ठीक है, सो यहां पर क्रॉस ऑफर में क्या सेक्शन है, सेम ऑफर इज मेड बिटवीन द सेम पार्टीज एट द सेम टाइम, दिस इज नोन एज क्रॉस ऑफर्स। अब दूसरी लाइन क्या कहती है, क्रॉस ऑफर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ वन ऑफर। अब एक्स ने ऑफर दे दिया, वाई ने ऑफर दे दिया। एक्स ने कहा कि मैं क्रेटा खरीदना चाहता हूं और बदले में तुम मेरी होंडा सिटी ले लो। वाई ने कह दिया मैं क्रेटा बेचना चाहता हूं, तुम मुझे होंडा सिटी दे दो। अब क्रॉस ऑफर का मतलब ये नहीं है कि इट इज इनटू एन एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली। अब इसको हम एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह कंसीडर करेंगे और इनको अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। सपोज एक्स का कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम मान लेंगे वन कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पर जब तक वाई नहीं कहेगा ठीक है आई विल टेक योर कार एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू माई कार, तो जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होगी इट विल नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ जी, अब काउंटर ऑफर की बात करते हैं। काउंटर ऑफर क्या है? इट इज एन ऑफर मेड इन रिस्पॉन्स टू अ प्रीवियस ऑफर बाय द अदर पार्टी ड्यूरिंग नेगोशिएशंस। अब इसी केस में एक्स जो है अपनी होंडा सिटी सेल करना चाहता है वाई को ₹4.10 लाख। वाई कहता है ठीक है मैं तुम्हारी होंडा सिटी खरीद लूंगा बट फॉर 8 lakhs। अब यहां पर मैंने जो ऑफर किया उसको वाई ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, 10 रुपए में तुम्हारी गाड़ी में 10 लाख में तुम्हारी मतलब इतनी कोई वैल्यू है नहीं तुम्हारी गाड़ी की कि मैं 10 लाख रुपए पे करूं। 10 लाख का तो इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, इतने किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी चल चुकी है, इतने साल पुरानी हो चुकी है, मैं तो सिर्फ इसके 8 लाख रुपए दूंगा। अब यहां पर जहां आप पिछला ऑफर रिजेक्ट करके एक नया ऑफर मेक करते हो वहां पर हम क्या कहते हैं, इट लीड्स इनटू काउंटर ऑफर। ठीक है, so previous offer automatically gets cancelled, previous offer automatically comes to an end। ठीक है, revocation of offer, revocation क्या होता है? cancellation of offer, जहां मैं अपना ऑफर वापस लेना चाहती हूँ। an offer lapses on the expiry of time if any fixed or acceptance। एक तो ये हो गया expiry of time। जैसे मैंने OLX पे ऐड डाली कि मैं अपनी कार सेल करना चाहती हूँ बट ये ऑफर वैलिड है 1 महीने तक। 1 महीने तक अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये ऑफर लैप्स हो जाएगा। ठीक है, जहां आप टाइम लिमिट लगा देते हो कि ऑफर इतने दिन तक वैलिड है, जैसे अगर हम कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं या हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई स्पेशल ऑफर चल रहे हैं किसी कंपनी के, वो बताते हैं ना ये ऑफर इतने टाइम तक ही वैलिड है, उस टाइम के बाद वो ऑफर विल लैप्स ऑटोमेटिकली बाय डेथ और insanity ऑफ द ऑफरर। जहां आपको ऑफर करने वाला यानी कि ऑफरर जो है इसकी या तो उसकी डेथ हो जाती है या वो इनसेन हो जाता है। अब आप जिस व्यक्ति ने आपको ऑफर करा था, जिस व्यक्ति ने आपको कोई चीज प्रॉमिस करी थी मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा या मैं तुम्हें घर ट्रांसफर करूंगा या मैं तुम्हें मेरी गाड़ी ट्रांसफर करूंगा, जब वो व्यक्ति ही नहीं बचा, जब उसकी डेथ कॉज हो गई या वो इनसेन हो गया यानी कि वो पागल हो गया, उससे भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो आपका ऑफर है इट विल स्टैंड रिवोक्ड। तीसरा, by failure to fulfill a condition when offer is subject to a precedent condition, it lapses if condition is not fulfilled। precedent condition मतलब कि before the formation of a valid contract तुम्हें ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि मैं तुम्हें मेरा घर तो ट्रांसफर कर दूंगा बट तुम्हें पहले अर्नेस्ट मनी 10 दिन में मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, सपोज हमने जो सबसे क्लास की शुरुआत में एग्जाम्पल देखा था, एक घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि जिस दिन हम अग्रीमेंट साइन करेंगे 50 लाख उस दिन दे देना, बाकी रजिस्ट्री वाले दिन दे देना। तो जिस दिन अग्रीमेंट बना अगर उस दिन आपने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं अपना ऑफर रिवोक कर सकती हूँ क्योंकि मैंने एक कंडीशन लगाई थी और आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की। ठीक है जी, इन्विटेशन, लेट्स सी, आई होप अगली स्लाइड में ना। ओके, इन्विटेशन टू ऑफर, वेयर आई इनवाइट पार्टीज, वेयर I invite parties to make offer। ठीक है, जहां मैं लोगों को ऑफर करने के लिए इनवाइट करती हूँ। एग्जाम्पल, पब्लिक ऑक्शन, या जैसे एक बच्चे ने एग्जाम्पल भी दिया था टेंडर। इन सभी केसेस को हम क्या कहते हैं? इन सभी केसेस में देयर इज इनविटेशन टू ऑफर। मैं लोगों को इनवाइट करती हूँ, आओ आप ऑफर दो, और मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करूंगी या नहीं करूंगी वो मेरी चॉइस है। ठीक है, in the revocation of offer, ma'am, you told, no, ma'am, if the person who is giving goes after the contract, if he goes insane or die, nothing will happen. If the receiver goes insane or die, what will happen then, ma'am?
अगेन द सेम थिंग, अगर वो एक्सेप्टेंस करने से पहले इफ ही डाइज, No, ma'am, after acceptance. आफ्टर एक्सेप्टेंस अगर, तो फिर उसके जो लीगल हायर्स हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, Okay. है ना। मैंने आपसे प्रॉपर्टी परचेज कर ली, वंस आई हैव बॉट द प्रॉपर्टी, वंस आई हैव गिवन माय एक्सेप्टेंस, तो वो प्रॉपर्टी मेरे नाम तो हो गई ना, मेरी हो गई। अब मैं एग्जिस्ट नहीं करी तो मेरे जो हायर्स हैं, जो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे विल टेक दैट प्रॉपर्टी। If that person has nobody, then ma'am. उसमें एक एस्टीट का कॉन्सेप्ट होता है, पहले तो हम कोशिश करते हैं बहुत, इसमें नोबडी का कॉन्सेप्ट होता नहीं वैसे, क्योंकि हमारी इंडिया में No, इतनी ma'am. extent- For example, if he's like orphan or something like that, then. ऑर्फन है तो उसने, अगर उसका कोई लीगल गार्डियन है उसके पास जा सकती है, या अगर उसने अपना कोई सपोज हम कोई कभी नॉमिनी बना देते हैं कि मैं नहीं हूं तो मेरे बिहाफ पे मेरी प्रॉपर्टी इसको चली जाएगी, मेरी वाइफ को चली जाएगी, या ये मेरा दोस्त है, वो पर्सन नॉमिनेट भी कर सकता है अपने बिहाफ पे। और अगर कोई व्यक्ति नॉमिनेट नहीं करके गया है तो हिंदू लॉ में तो एक कॉन्सेप्ट है एस्टीट का, जब कोई भी नहीं बचता तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। So communication of acceptance means acceptance must be communicated by the offerer to the offeree. आप सिर्फ अपनी एक्सेप्टेंस ऑफरी को ही दे सकते हो, उसके बिहाफ पे किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकते हो। ए को उसके दोस्त ने बताया कि कोई गुप्ता बेकरी करके है, उस पे बहुत अच्छा केक मिलता है। अब सेम एरिया में 2 गुप्ता बेकरी है, गुप्ता बेकरी 1, ठीक है, गुप्ता बेकरी 2। अब ए को पता है उसको गुप्ता बेकरी 1 से लेना था, बट बाय मिस्टेक उसने जो एक लेटर भेजा इस बेकरी को कि मुझे तुम्हारे, या एक कम्युनिकेशन भेजा या एक मैसेज भेजा कि मुझे तुम्हारे से ये प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, मुझे तुम्हारे इतने नंबर ऑफ केक्स या इतने नंबर ऑफ पेस्ट्रीज चाहिए ऑन अ प्लेट। अब ए को उसने ये लेटर भेजा, बट उसको एक्चुअली ये खरीदना था ये सेकंड से, तो बाय मिस्टेक जो लेटर देने गया, जो मैसेज देने गया, उस व्यक्ति को भी कंफ्यूजन हो गई, उसने ये लेटर इंस्टेड ऑफ गिविंग टू 2 ही गेव द लेटर टू 1। अब यहाँ पर एक्चुअल में ऑफरी कौन था? एक्चुअल में हु वाज द ऑफरी? ए इज ऑफरर, उसको वो बेकरी 2 से ही लेना था सारा सामान, बट गलती से जो मैसेज है, इंटीमेशन है, वो बेकरी 1 के पास चला गया। अब ये जो 1 है, बेकरी 1 है, ये भी ज्यादा शाना बन गया, इसने ये एक्सेप्टेंस भेज के ए को कह दिया ठीक है, मैंने मुझे तुम्हारा जो ऑफर है वो एक्सेप्टेड है, मैं ये सामान तुम्हें पहुंचा दूंगा, तुम मुझे पैसे भेज दो। अब क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं, बिकॉज यहां पर हमने देखा एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। यहां पर एक्सेप्टेंस कब होती है वैलिड एक्सेप्टेंस? सिर्फ और सिर्फ जब ये एक्सेप्टेंस गुप्ता बेकरी 2 ने दी होगी, क्योंकि ए ने ये ऑफर किसे दिया था? ये ऑफर इसे दिया था, ना कि इसे। अब यहां पर अगर ये सारा सामान ए को भेज भी देता है तो ए पर कोई लायबिलिटी नहीं है उसको पेमेंट करने की। ए सिंपली कहेगा मैंने तो ये ऑफर 2 को किया था, तो अगर 2 मुझे सामान भेजता तो मैं उसे पेमेंट करता, तुम्हें पेमेंट देने की मुझे कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू ऑफरर। हमेशा ऑफरी से ऑफरर के पास एक्सेप्टेंस जाना चाहिए। हाँ जी, इसमें केस है Powell versus Lee. Now what happened in this case? In order that an acceptance is treated as valid, it is necessary that the same must be communicated by the offerer, either by the offeree or by some duly authorized person on his behalf. Any communication by an unauthorized person does not result in formation of contract. अब इसने जो ये acceptance भेजी, क्या ये authorized person था? नहीं था। He is an unauthorized person. ना तो मैंने उसे ऑफर दिया, ना तो मैंने इसको ऑफर भेजा था कि चलो तुझे एक्सेप्टेंस दे दो, ना गुप्ता बेकरी 2 ने इसको कुछ ऑथराइजेशन दी थी चलो तुम मेरे बिहाफ पे ये जो है डिलीवर कर देना सारा सामान। अब यहाँ पर क्या है? अनऑथराइज्ड पर्सन के लिए एंड कम्युनिकेशन बाय अनऑथराइज्ड पर्सन डज नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां कहीं पर भी कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेप्टेंस देता है उसको हम एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानते और उससे कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्टिव एक्सेप्टेंस, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। इसका क्या मतलब हुआ? ए बी अगेन सुंदर सा घर खरीदना बेचना चाहता है उसको, कितने रुपए में? 50 लाख रुपए में। अब बी उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा घर खरीद लूंगा, बट मुझे इसके साथ एक गार्डन भी चाहिए, इसमें अभी 3 रूम है, तुम इसको रिकंस्ट्रक्ट करके मुझे 4 रूम्स दो। अभी इसका पेंट रेड है, मुझे तो रेड पसंद नहीं है, तुम व्हाइट पेंट करके दो। अब
क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है? जहां पर आपने इतनी सारी कंडीशंस लगा दी आपकी एक्सेप्टेंस पे, ये एक तरीके का काउंटर ऑफर बन गया, ये एक तरीके का नया ऑफर बन गया और पुराना ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। तो दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस कब होती है? जब दोनों ऑफर और एक्सेप्टेंस हूबहू हो, यानी कि मिरर इमेज हो एक दूसरे की। मिरर इमेज का क्या मतलब है? शीशे में खड़े होते हो, जो इस तरफ खड़ा है वही सामने रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है। तो दैट वे वी से ऑफर और एक्सेप्टेंस एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करने चाहिए, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जहां कोई भी पार्टी कोई कंडीशन, ऑफरी जो है कोई भी कंडीशन लगा देता है कि मैं तुम्हारा ऑफर तो एक्सेप्ट कर लूंगा बट इन कंडीशंस पे, तो वो एक ऑफर बचता ही नहीं, वो क्या हो जाता है? वो एक काउंटर ऑफर हो जाता है। एवरीवन अंडरस्टूड? अब एक्सेप्टेंस में कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें, सपोज ए ने एक लेटर ऑफ ऑफर भेजा बी को, उसने ये ऑफर भेजा 1 जुलाई को, ठीक है। बी रिसीव्ड लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर कब मिल गया उसे? सपोज 7 जुलाई को। बी को सब कुछ सही लगा तो बी ने फिर एक और लेटर भेजा ए को, ये है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी डेट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा, अब कौन सी तारीख को? इसने ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया सपोज 10 तारीख को, 10 जुलाई को, और यहां पर इसको ये पहुंचा है लेटर 15 जुलाई को। अब अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई एज अगेंस्ट द ऑफरर, ऑफरर को हम प्रपोजर भी कहते हैं, हम कब कहेंगे कि प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई? सो व्हेन डू वी से the communication of acceptance is complete against the offerer? against the offerer कब कंप्लीट हो गई? जब इसने ये लेटर पोस्ट कर दिया, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्टेड 10 जुलाई को। For the proposer, the communication of acceptance is complete when he puts such acceptance in the course of transmission. तो जब B ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया, अपनी तरफ से ट्रांसमिशन में डाल दिया, उस दिन से ए तो बाउंड हो गया। अब मैं अपना ऑफर ना तो वापस ले सकता हूं, ना ये ऑफर किसी और को कर सकता हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? सपोज यहां पर हम एक्सेप्टेंस की बात करें कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, और एक्सेप्टेंस कंप्लीट होना हम क्यों पढ़ रहे हैं कि वंस व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट पार्टीज आर बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब बाउंड का क्या मतलब हो गया कि अब जो है, जो ऑफरर है उसने जो जो चीजें ऑफर करी थी वो उसे करनी पड़ेगी, बी ने जो जो एक्सेप्ट करा है बी को भी करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट होता है एक्सेप्टेंस का। अब हम कह रहे हैं कि प्रपोजर हो जाएगा, अब वो किसी और को सेम ऑफर नहीं कर सकता, अब वो ये किसी और को नहीं सेल कर सकता, ठीक है। अब किस दिन प्रपोजर बाउंड होगा? जिस दिन इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, जिसने इस दिन अपनी एप्लीकेशन या अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, उस दिन से ए बाउंड हो गया, अब ये ऑफर किसी और को नहीं कर सकता। अगला है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी when the communication in case of acceptor is complete when the proposer acquires knowledge of such acceptance। यानी कि जब तक इसके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं पहुंचता, इसके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचा 15 तारीख को, तो बी विल बी बाउंड ऑन 15th ऑफ जुलाई, ठीक है। सो अगेंस्ट द ऑफरर कब कंप्लीट हो गई? 10 जुलाई को। अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगी? 15 जुलाई को। 15 जुलाई के बाद एक्सेप्टर पीछे नहीं हट सकता, 10 जुलाई के बाद ऑफरर पीछे नहीं हट सकता, ठीक है। बट कॉन्ट्रैक्ट किस दिन फॉर्म हो गया? 10 जुलाई को। क्यों? क्योंकि उस दिन ऑफरर बाउंड हो गया, अब वो किसी और को ये जो है ऑफर किसी और को नहीं कर सकता। इस टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन वैलिड इफ नॉट रिकॉर्डेड? हाँ, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, ठीक है। टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में सिंपली क्या होता है, लेटर वाला रूल अलग है। टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन में जैसे ही आपने ऑफर किया, सामने वाले ने जैसे ही आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही आपने सुन लिया कि हाँ ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, वैसे ही आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। At McD, Rahul tells his friend Samir that he will pay 1,000 to whoever finishes the largest burger all by themselves. Later that day, Rohit finishes the burger, which Samarth, one of the employees at McD, tells him about Rahul's proposal. ठीक है, उसको थर्ड पर्सन से पता चला है जब वो ऑफर, मतलब he had already had the burger
without the knowledge of any offer. So it is somehow similar to Lalman versus गौरीदत्त. यानी कि जब उसने बर्गर खाया उस समय तो उसको ऑफर का पता ही नहीं था, सो ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम, तो वो इसके अंडर बेनिफिट भी क्लेम नहीं कर सकता. वो जो है राहुल से 1,000 रुपीज क्लेम नहीं कर सकता. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Rohit cannot claim the amount as there was no communication of the proposal before he finished the burger. So B is the right answer. Let's see how many of you answered correctly. Mere exchange of information is, ये आपका कौन से बम्पर बॉल पेन, बम्पर बॉल पेन, जो कौन सा केस था? हार्वे वर्सेस फेसी, जिसमें कहा गया था mere supply of information is not an offer. So B is the right answer for this question. A offers to sell his house to B for some price. Is this a valid offer? और अगर ये वैलिड ऑफर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर ये वैलिड ऑफर है तो क्यों है, वो भी बताना है आपको मुझे. ठीक है. A offers to sell his house to B for some price. Some लिखा हुआ है यहाँ. So क्या ये एक वैलिड ऑफर होगा? बताइए. Why B? Because यहाँ पर there is uncertainty. और ये मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि आपके ऑफर में एब्सोल्यूट क्लैरिटी should be there in an offer. Goods displayed in a shop with a price tag. अब जो goods displayed होते हैं, one of the students I think also gave an example of the same example दिया था किसी एक बच्चे ने. बताइए ये क्या है? क्या ये ऑफर है? क्या ये इनविटेशन टू ऑफर है या ये काउंटर ऑफर या नन ऑफ द अबव? व्हाट विल बी द राइट आंसर? हाँ जी, द राइट आंसर विल बी बी. इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर. ठीक है. डैश नलिफाइज द ओरिजिनल ऑफर एंड क्रिएट्स अ न्यू ऑफर. ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, काउंटर ऑफर. अरे वाह, देखते ही धड़ाक से रिप्लाई कर दिया. लेट्स सी. इसका सही आंसर होगा काउंटर ऑफर. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर. प्रपोजर मतलब ऑफरर. ऑफरर के अगेंस्ट कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होती है, ये बताना है आपको. When it comes to the knowledge of the proposer, when it is put in course of transmission to him as to be out of power of acceptor, when acceptance is communicated to the proposer. Let's see कितने बजे सही आंसर कर पाते इसको. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. क्यों? क्योंकि जिस दिन एक्सेप्टर कौन है? ऑफरी ने अपना लेटर ऑफ ट्रांसमिशन पोस्ट कर दिया. सपोज ए ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करा है 10 जुलाई को और इसे मिला है 12 जुलाई को. तो इसके अगेंस्ट, प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? 10 जुलाई को, जिस दिन मैंने लेटर ऑफ ट्रांसमिशन पोस्ट कर दिया. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अगेंस्ट द प्रपोजर, जिस दिन लेटर ऑफ ट्रांसमिशन पोस्ट हो गया. एवरीवन अंडरस्टूड? बी इसका राइट आंसर है. चलो जी, समरी देखते हैं फिर. आज ब्रीफली क्लास में क्या क्या किया हमने ऑफर, उसके एसेंशियल्स एंड इसके अलावा टाइप्स ऑफ ऑफर वी कवर्ड, जिसमें हमने जनरल ऑफर, जनरल, स्पेसिफिक एंड काउंटर, क्रॉस, ये कवर किए. इनविटेशन टू ऑफर बात की इसके बारे में, एंड we talked about acceptance. We also talked about acceptance. अब अगली क्लास के लिए भी आप होमवर्क देख लीजिए एक बार अपना, then I will take your doubts. So अगली क्लास के लिए आपका होमवर्क है, आप लोगों को पढ़ के आना है इस लीगल मैगजीन के बारे में. That what is न्यूडम पैक्टम? न्यूडम पैक्टम क्या होता है? अब हम अगली क्लास में आपका कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. तो कंसिडरेशन पढ़ के आना, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़कर आना. ठीक है, कंसिडरेशन होता क्या है और इसमें न्यूडम पैक्टम का क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम बात करेंगे. व्हाट आर एक्सेप्शंस टू दिस प्रिंसिपल? एक्सेप्शंस क्या है इसकी, वो भी आपको मुझे बतानी है. और एक और चीज है, आई वॉन्ट यू टू रीड मोर अबाउट when
एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना, मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन है अभी भी। बाकी हम अगली क्लास में इसको और अच्छे से कवर कर लेंगे, मैं रिवाइज करा दूंगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। बट इसको थोड़ा सा एक बार और भी पढ़कर आना है आपको। हाँ जी, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।